आज 4G और 5G के दौर में फ्री कॉलिंग और फ्री मैसेज जैसी सुविधा एक आम बात बन चुकी है। यहाँ तक एक ही पैक रिचार्ज कराने पे वॉइस कॉल से लेकर वीडियो कॉल सब कुछ एक साथ मिल जाता है। लेकिन कुछ सालों पहले तक यह सब एक ख्वाब ही था, क्योंकि तब कुछ मिनट की भी कॉल फ्री मिल जाए या किसी खास समय में कम रेट में कॉल की सुविधा मिल जाए तो यह बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं साल 2000 के पहले दशक के आखिर दौर की, जब 3G नेटवर्क तेजी से भारत में अपने पांव पसार रहा था और ग्राहकों को महंगे कॉल रेट से लेकर महंगे मैसेजेस से मुक्ति मिल रही थी। ऐसे में तमिलनाडु में अपने नेटवर्क का डंका बजाने के बाद भारत के दूसरे कई स्टेट्स की ओर बढ़ रही एक कंपनी अपने ढेरों नए और किफायती प्लान्स को मार्केट में लॉन्च करती है और देखते ही देखते टेलीकॉम सेक्टर में देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। कभी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस और बीएसएनएल जैसी तमाम दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली इस कंपनी का नाम है एयरसेल। एक दौर था जब एयरसेल अपने सस्ते कॉल रेट की वजह से लवर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। एक खास टाइम का इंतजार और कॉल रेट का कम होना, फिर घंटों बेधड़क बातें न सिर्फ लवर्स बल्कि परदेश काम करने गए लोगों के लिए भी किसी ख्वाब के पूरे होने जैसा ही था। इसके अलावा एयरसेल टू एयरसेल अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी लोगों को काफी पसंद आ रही थी। अपनी फैमिली से जी भर के बातें करना, कॉलिंग के जरिए ही सही, रोजाना बातें कर अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहना एयरसेल की वजह से काफी आसान हो गया था, जो कि एयरसेल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी के साथ ग्रो करने वाली एयरसेल को खुद को दिवालिया घोषित करने की नौबत आ गई? क्यों देश की 5वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होने के बावजूद 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज की चपेट में आ गई? आज की वीडियो में मैं ऐसे कई सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं, इसलिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला बिज टॉक्स। एयरसेल की कामयाबी से लेकर उसके दिवालिया हो जाने की कहानी जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस कंपनी के इतिहास पर। एयरसेल कंपनी की नींव रखी थी तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित चेयार तालुक के कोविलूर गांव के चिन्नाकन्नन शिवशंकरन ने। साल 1999 में जब तमिलनाडु टेलीकॉम सर्कल में इस कंपनी की शुरुआत हुई तो कंपनी का नाम श्रीनिवास टेलीकॉम लिमिटेड था, जो बाद में उसी साल बदल कर एयरसेल लिमिटेड कर दिया गया। कुछ ही सालों में तमिलनाडु में टॉप ऑपरेटर बनने के साथ ही एयरसेल भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों में से एक बन गया और कई दूसरे स्टेट्स में अपनी पकड़ बनाने लगा। इसी बीच साल 2005 में मलेशियाई टेलीकॉम कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशंस ने एयरसेल के 74% शेयर खरीद लिए और एयरसेल ने देश के उन स्टेट्स में भी अपना कारोबार आगे बढ़ाना शुरू कर दिया जहां पहले से कई बड़ी कंपनियों का दबदबा हुआ करता था। एयरसेल के शेष 26% स्टॉक की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स की मैनेजिंग डायरेक्टर सुनीता रेड्डी द्वारा प्रमोटेड कंपनी सिंधिया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स के हाथों में था। साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान एयरसेल ने 13 सर्किलों में स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराने के लिए 65 बिलियन रुपए के भुगतान किए, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, ईस्ट यूपी और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स शामिल थे। एयरसेल टेलीकॉम मार्केट में तेजी से उभरती हुई कंपनी बनने के साथ अपने विस्तार और प्रचार प्रसार पर जमकर पैसे खर्च कर रही थी। साल 2010 में ही एयरसेल ने 8 सर्किलों में वायरलेस ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए 34.38 बिलियन रुपए का और भुगतान किया, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल शामिल थे। साल 2011 में एयरसेल ने भारतीय एयरटेल के साथ एप्पल आईफोन 4 का लॉन्च पार्टनर बनकर टेलीकॉम मार्केट में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। भारत की 5वीं सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस ऑपरेटर बन चुकी एयरसेल ने साल 2011 में चेन्नई में अपनी 3G मोबाइल और डेटा सर्विसेज को ऑफिशियली हरी झंडी दिखाई और कई सारे सस्ते प्लान की घोषणा की। कंपनी ने मोबाइल यूजर्स के लिए 132 रुपए का एयरसेल डेटा प्लान लॉन्च किया, जिसमें 50 लोकल प्लस 50 एसटीडी मिनट के साथ 100 लोकल और नेशनल एसएमएस मिलते थे, जो उस दौर में काफी सस्ता प्लान माना जाता था। इस प्लान के साथ ही कंपनी 7 रुपए पर डे और 3 दिन के छोटे प्लान भी लाई। इसके अलावा कंपनी ने डेटा के साथ इनबिल्ट वॉइस और एसएमएस सर्विस जैसे कई कॉम्बो और 3G प्लान भी लॉन्च किए। इतना ही नहीं, कंपनी ने नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी और डेल जैसी कंपनी के साथ मिल हैंडसेट बंडल ऑफर भी पेश किए, जिसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का डेटा फ्री मिलता था। एयरसेल ने नई पीढ़ी को देखते हुए ये सभी डेटा प्लान किए थे, जिससे एंगर सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। इतना ही नहीं, भारत में फेसबुक वॉइस अपडेट फीचर लॉन्च करने वाली कंपनी भी एयरसेल ही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2012 तक एयरसेल से लगभग 5 मिलियन 3G के ग्राहक
जुड़ चुके थे। हालांकि कंपनी का यह सफर बहुत लंबा न चल सका, क्योंकि तमाम बड़ी कंपनियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में 3G के सस्ते टैरिफ लॉन्च करने शुरू कर दिए थे, जिसे देखते हुए एयरसेल को भी अपने 3G टैरिफ को घटाना पड़ा। जाहिर सी बात है कि इतने रुपए खर्च करके स्पेक्ट्रम हासिल करने के अलावा प्रचार में पानी की तरह रुपए बहाने के बाद टैरिफ सस्ता होने से कंपनी का घाटा होना स्वाभाविक था, जिसे देखते हुए साल 2012 में कंपनी ने मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल और पंजाब जैसे कई टेलीकॉम सर्कल में अपना काम समेटना शुरू कर दिया था। दरअसल कंपनी ने तब शायद यही सोचा होगा कि पहले कुछ स्टेट्स में पूरी तरह अपनी पकड़ बना लेते हैं, उसके बाद इन सभी स्टेट्स में दोबारा अपनी जगह बनाई जा सकती है। देखा जाए तो एयरसेल द्वारा लिया गया यह एक सही फैसला भी था। साल 2014 के अगस्त में एयरसेल ने तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज देनी भी शुरू कर दी, जो इन सर्कल में एक साथ 2G, 3G और 4G तीनों नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड कराने वाला एकमात्र प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया था। इतना ही नहीं, एयरसेल ने चाइना की कंपनी ZTE के साथ साल 2013 में LTE टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 4G ब्रॉडबैंड नेटवर्क का एग्रीमेंट किया। कंपनियों ने तय किया कि LTE नेटवर्क को तमिलनाडु में लॉन्च किया जाएगा और बाद में अन्य सर्कल्स में इसका विस्तार किया जाएगा। तमिलनाडु में 4G की कामयाबी के बाद एयरसेल ने 16 जुलाई 2014 को आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और उड़ीसा के 4 सर्कल्स में भी 4G सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू कर दी, जिसके बाद अप्रैल 2015 में एयरसेल ने केरल में भी फिर से अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर दी थी। आज भी एयरसेल के जरिए अपने पुराने दिनों को याद करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इसके सस्ते प्लान और टैरिफ, जो दूसरी कंपनियों ने तब तक सोचा भी नहीं होगा। शायद एक कंपनी के तेजी से ग्रो करने की सबसे बड़ी वजह भी बन गई थी। कंपनी ने जिस तरह शुरुआत में कॉलिंग रेट कम करके यंगर्स को अपनी ओर खींचा था, उसी तरह 3G के दौर में छोटे व किफायती डेटा प्लान के साथ एक बार फिर से यंगर्स के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में यंगर्स का झुकाव देखते हुए एयरसेल ने 14 रुपए में ट्रूली अनलिमिटेड मोबाइल इंटरनेट रिचार्ज लॉन्च करने की घोषणा की। इससे पहले एयरसेल ने मुंबई और अन्य सर्कल्स में अनलिमिटेड मोबाइल GPRS 98 रुपए में लॉन्च किया था। इन टैरिफ में एक दिन से लेकर महीने भर के कई प्लान शामिल थे। डेटा प्लान के अलावा एयरसेल ने उस दौर में एक नया 104 रुपए का प्रीपेड प्लान पेश किया, जिसके तहत यूजर्स एक साल के लिए सभी कॉल के लिए 20 पैसा प्रति मिनट चार्ज करने होना था। खास बात कि इसमें लोकल के साथ साथ HD कॉल भी शामिल थी। बाद में 4G के दौर में भी एयरसेल ने कई सस्ते प्लान लाए। 88 रुपए और 199 रुपए के प्लान भी शामिल थे। इनमें अनलिमिटेड लोकल और HD कॉल के साथ पर डे 1 GB डेटा भी शामिल था। 88 रुपए प्लान की वैधता जहां 7 दिनों की थी, वहीं 199 रुपए के प्लान की वैधता 28 दिनों की थी। एयरसेल की कामयाबी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भयंकर कंपटीशन के दौर में भी इसके ग्राहक कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे थे। यह अलग बात है कि कंपनी के सस्ते प्लान की वजह से वह घाटे में चल रही थी। दिसंबर 2017 तक एयरसेल के ग्राहकों की संख्या 84.93 मिलियन से अधिक थी और यह भारत के टॉप 6 GSM मोबाइल ऑपरेटर्स में से एक था। देश के कुल 22 सर्कल्स में फैले नेटवर्क में एयरसेल तमिलनाडु में टॉप पर तो था ही, साथ ही उड़ीसा, असम और नॉर्थ ईस्ट सर्कल में भी इसकी पकड़ बरकरार थी। एयरसेल की कामयाबी का गवाह IPL भी रह चुका है। एयरसेल जब ऊंचाइयों को छू रहा था, तब वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साथ आई लीग फुटबॉल टीम में शिलांग लाजोंग FC की जर्सी का भी स्पॉन्सर बना था। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में खेलने वाले एटलेटिको डी कोलकाता FC का मेन स्पॉन्सर भी एयरसेल रह चुका है। एयरसेल चेन्नई ओपन, ATP टेनिस टूर्नामेंट और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के मेन स्पॉन्सर्स में से एक रह चुका है। इन सब के अलावा एयरसेल ने भारत के बाघों की रक्षा के लिए सेव द टाइगर अभियान को भी स्पॉन्सर किया था। एयरसेल के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसमें इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और तमिल एक्टर सूर्या का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट के लिए एयरसेल ने मुक्केबाज मैरी कॉम, तमिल एक्टर धनुष और एक्टर समीरा रेड्डी के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था। देखा जाए तो साल 2016 में रिलायंस जियो की मार्केट में लॉन्च होने के बाद मोबाइल नेटवर्क के सेक्टर में सब कुछ बदल सा गया था। सारी कंपनियों की प्लानिंग्स धरी की धरी रह गई, जिसका असर कुछ महीनों के भीतर ही दिखाई देने लगा और इसका अंदाजा एयरसेल को भी हो चुका था। दूसरी तरफ जियो के ओनर मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी आर कॉमर्स यानी रिलायंस कम्युनिकेशंस भी घाटे में जा रही थी। ऐसे में एयरसेल और आरकॉम ने साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई और 14 सितंबर 2016 को अपने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के विलय की घोषणा कर दी। इस विलय के बाद संयुक्त इकाई के रूप में इनका भारत का चौथा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बनना तय था, लेकिन यह सौदा बस एक घोषणा पत्र बन के रह गया और लगभग 1 साल के बाद दोनों कंपनियों ने नियामक और कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए उसे रद्द कर दिया। बहरहाल रिलायंस के साथ विलय का सौदा सफल होने के बाद एयरसेल ने भारतीय एयरटेल के साथ भी विलय पर विचार किया था। इसे लेकर साल 2017 में एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा था कि एयरटेल अधिग्रहण वार्ता के लिए खुला था। हालांकि इन कंपनियों के साथ विलय की योजना से पहले सितंबर 2012 में भी एक खबर फैली थी कि रूसी कंपनी सिस्टेमा एयरसेल का अधिग्रहण करने के लिए बातचीत कर रही थी, लेकिन यह खबर एक अफवाह साबित हुई क्योंकि इसकी पुष्टि किसी भी कंपनी ने
कभी नहीं की। इसमें कोई शक नहीं कि रिलायंस जियो की एंट्री के बाद से सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों पर खासा असर पड़ा, पर इसमें एयरसेल का नाम भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि अगर दूसरी कंपनियों ने खुद को संभाल लिया तो एयरसेल के साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि उसे खुद को दिवालिया घोषित करना पड़ा। बेशक इस लिस्ट में कई और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एयरसेल की ही बात करेंगे। इस वीडियो पर अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो बाकी कंपनियों पर भी हम एक वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। दरअसल एयरसेल की बर्बादी के लिए कई सारी वजहें जिम्मेदार हैं, जिसमें खराब सर्विस और मैनेजमेंट तक शामिल है। यह भी ताज्जुब की बात है कि साल 2011 में बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड पाने के बावजूद कंपनी का मैनेजमेंट दिन पर दिन बिगड़ता ही चला गया। ऑरकॉम और भारतीय एयरटेल के साथ विलय की खबरों, बार बार प्लानिंग चेंज करना और अपने ग्राहकों को कुछ भी क्लियर न बता पाना जैसी बातों ने एयरसेल की साख को मार्केट में बिगाड़ने का काम किया। इसके अलावा कंपनी के कई अधिकारियों का नाम टेलीकॉम घोटाले की जांच के दौरान आया, जो अखबारों की सुर्खियां बना। इन सबके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम और कॉल ड्रॉप जैसी बातों पर अपने ग्राहकों को विश्वास में न ला पाने की वजह से भी लोगों ने एयरसेल को छोड़ना ही बेहतर समझा। दरअसल एयरसेल ने बाद में बहुत सारे सस्ते प्लान और टैरिफ तो लाए, लेकिन अपने नेटवर्क में कोई सुधार न कर सका, जिससे ग्राहकों को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती थी। ऐसे में सारे सस्ते प्लान बेकार चले जाते। देखा जाए तो जियो के आने के बाद मोबाइल नेटवर्क के सेक्टर में 4G ने एक क्रांति का रूप ले लिया था। ऐसे में एयरसेल को नेटवर्क बढ़ाने से लेकर अपग्रेड करने में खासी परेशानी उठानी पड़ी थी। जब टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनियां खुद को 4G में अपग्रेड कर रही थी, तब भी एयरसेल 2G और 3G नेटवर्क पर ही काम कर रहा था। दरअसल एयरसेल को इस दौरान स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करने में काफी दिक्कतें आई, क्योंकि कंपनी पहले से ही भारी कर्जे में थी, जिसे देखते हुए कंपनी के प्रमोटर अब और पूंजी लगाने से हाथ खड़े कर चुके थे। इसके अलावा कंपनी की इक्विटी की तुलना में उस पर देनदारी भी कहीं ज्यादा थी। इधर स्पेक्ट्रम के अभाव और नेटवर्क के अपग्रेड न होने का सीधा असर एयरसेल के टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विस पर पड़ा। साल 2016 के अंत में रिलायंस जियो से टक्कर लेने के लिए कंपनियों के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो चुका था, जिसका सीधा असर भी एयरसेल पर देखने को मिला। इस दौरान एयरसेल ने दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में ही जद्दोजहद करती रही और इन सर्कल्स में सिमटती चली गई। बेशक एयरसेल की पॉपुलैरिटी जितनी तेजी से बढ़ी थी, उससे कंपनी के इस अंजाम का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। लेकिन साल 2017 के आखिर तक सब कुछ पूरी तरह क्लियर हो गया। दरअसल उसी साल दिसंबर महीने में यह खबर आई कि एयरसेल लगभग 15,000 करोड़ रुपए के कर्ज में आ चुकी है। यह खबर पूरी तरह से सच साबित हुई, क्योंकि एयरसेल ने 30 जनवरी 2018 से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित सभी घाटे के सर्कल्स में अपने संचालन को बंद करने की योजना बना ली थी। जिसके बाद 28 फरवरी 2018 को एयरसेल ने एनसीएलटी में कंपनी के दिवालिया हो जाने के लिए याचिका दायर कर दी। कंपनी ने भले ही खुद को दिवालिया घोषित करने के लिए अर्जी लगाई हो, लेकिन कंपनी की देनदारी और घोटाले में शामिल होने के शक के आधार पर भारत सरकार ने ईडी और सीबीआई पर एयरसेल की जांच का जिम्मा सौंपा है। दोनों जांच एजेंसियों ने एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक अदालत में रिपोर्ट भी दाखिल की थी। दरअसल दोनों एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि साल 2006 में जब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे, तब उनके बेटे पी चिदम्बरम को एयरसेल मैक्सिस सौदे के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी कैसे मिली। दोनों एजेंसियों का आरोप है कि पी चिदम्बरम ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मंजूरियां दिलाई, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ और बदले में उन्हें भी इसका कुछ हिस्सा मिला। दोस्तों, यह थी एयरसेल के अर्श से फर्श तक की कहानी। इसमें कोई शक नहीं कि एयरसेल हम सब की यादों का हिस्सा है, जिसके नेटवर्क के जरिए लोगों ने ना जाने कितनी बातें की होंगी और ना जाने कितने सुख दुख साझा किए होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमने इसमें आपको बताया है एयरसेल के बनने से बिगड़ने तक की कहानी को, और इस वीडियो पर हमारी काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च लगी है। बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है इस कहानी को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एयरसेल के साथ आपकी कैसी यादें जुड़ी हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।